नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में कोविड-19 के फैलाव के बावजूद हुकूमती लापरवाही के अलावा सियासी और समाजी सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज पूरा बलूचिस्तान। पाकिस्तान में लॉकडाउन में गहराया पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी का बुहरान। और चीनी घोटाले में अपोजिशन पार्टियों को फंसाने पर आमादा पाकिस्तानी हुक्मरान। सबसे पहले रुख करते हैं उस बलूचिस्तान का जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बढ़ती बर्बरियत को लेकर गमो गुस्से का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पाकिस्तानी फौज की जानिब से 1948 में आजाद बलूचिस्तान रियासत पर जबरन कब्जा करने के बाद से ही बलोच कौम आजादी के लिए मुसलसल तहरीक चला रही है। लेकिन जियोग्राफियाई अहमियत और कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान में जब से चीन और पाकिस्तान ने सीपेक की आड़ में घिनौनी साजिशें तेज की हैं, उसके बाद से बलूचिस्तान के कोने कोने में आजादी और अलहायदगी के नारे बुलंद हो रहे हैं। जुल्म जब सारी हदें पार कर जाता है तो महकूम और मजलूम कौमें अपनी जान की परवाह किए बगैर इनकलाब की आवाज बुलंद करने सड़कों पर उतर आती हैं। इस सच्चाई की अक्कासी कर रही हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ बलूचिस्तान के अब दूर दराज देही इलाकों के मकामी बाशिंदे तक आजादी और अलहदगी के लिए खुलेआम आवाज बुलंद कर रहे हैं। बलूचिस्तान को खुसूसन आपका मीडिया वालों का जरूरत है कि आप बलूचिस्तान की इशू को हाईलाइट करें, बलूचिस्तान की मसाइल हाईलाइट करें। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान के अवाम मेजॉरिटी अवाम पावर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पर बुनियादी तालीम नहीं है, वहाँ पर सेहत के लिए बुनियादी मराकज़ नहीं है, अक्सर इलाकों में बदअमनी अरूज पर है। बलूचिस्तान के दूर दराज पसमानदा इलाकों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूच खवातीन और बच्चों की झूठे मामलों में जबरन अगवाकारी और बेहुरमती के बढ़ते वाकयात को लेकर नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट तक में एहतजाजी मुजाहिरे हो चुके हैं। सिर्फ हिज़्ब मुखालिफ पार्टियां ही नहीं बल्कि इमरान खान हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी बीएनपी यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन अख्तर खान मेंगल बलूचिस्तान के अवारान इलाके में 4 बलूच खवातीन की बेहुरमती जैसे बढ़ते इंसानियत सोच वाकयात पर हुकूमती हिमायत से दस्तबरदार होने की धमकी तक दे चुके हैं। हम अपनी इज्जत, अपनी गैरत और अपनी नंगो नामूस और अपनी सरजमीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। यही ऐवान जब नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत पर उनके वर्षाओं को, उनके चाहने वालों को उनके जनाजे में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी गई, हमने इन्हीं ऐवानों से इस्तीफा दिया था। हमारे लिए ऐवान हुकूमत के इत्यादि इतनी अहमियत के हामिल नहीं। जब हम असेंबली से इस्तीफे दे सकते हैं तो हुकूमत के इत्यादि से भी हम दस्तबरदार हो सकते हैं, जिस हुकूमत में हमारी इज्जत महफूज ना हो और जहां पर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे। आज भी एहतजाज हो रहा है। हम यहाँ पर कानून साजी करने आते हैं लेकिन एक प्रोटेक्शन ऑर्डर भी हम जारी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ऐवानों में फिर बैठने की हमारी और आपकी जरूरत क्या है। बीएनपी के चेयरमैन अख्तर खान मेंगल का मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां अभी तक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर
आवाज उठाने वाले सियासी कारकुनों को ही अगवा बराए कत्ल कर रही थीं। लेकिन इमरान खान की मौजूदा हुकूमत में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अहलकार बलोचों की मां और बहनों तक को नहीं बख्श रहे हैं। ये सच्चाई क्वेटा यूनिवर्सिटी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में खुफिया कैमरों के जरिए बलोच और पख्तून तालिबात के जिनसी इस्तेहसाल के घिनौने स्कैंडल के इंकशाफात से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। यही वजह रही कि बलूचिस्तान की तलबा तंजीमों पर गद्दारी के इल्जामात लगाए गए। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का स्कैंडल तो आप लोगों के सामने है। कैमरे नस्ब किए गए थे, लेकिन आज दिन तक इस ऐवान में किसी ने उस बात पर जो है लबकुशाई नहीं की गई। बाथरूमों में खवातीन की, हमारी बच्चियों की बाथरूम में जो है खुफिया कैमरे लगा दिए गए थे। आप भी उस इलाके से और उस क्वेटा से आपसे ताल्लुक है। क्या हमारी इज्जतें इस हद तक आ गई कि हमारे बच्चियों के बाथरूमों में जो हॉस्टल में जो कैमरे लगा दिए जाएं? और जब इस पर एहतजाज किया जाता है और तो और गुज़िश्ता दिनों मैंने देखा कि स्टूडेंट्स यूनियंस की जो है बहाली के लिए नौजवानों जो एहतजाज किया उन पर भी गद्दारी के मोहरे लगा दी गई। बलूचिस्तान के वजीर आला रह चुके BNP के चेयरमैन अख्तर खान मेंगल ही नहीं बल्कि पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह और कबायली पख्तूनों के अजीम सियासी रहनुमा महमूद खान अचकजई भी क्वेटा में बड़ी बड़ी रैलियों में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत की पुरजोर मजम्मत कर चुके हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों तक पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पख्तून और बलोच कौमों की मुसलसल सियासी नुमाइंदगी कर चुके महमूद खान अचकजई की पार्टी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कई बार मुत्तफ़िका करारदादे तक मंजूर कर चुकी है। अचकजई का कहना है कि जब तक पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को आइन और जमहूरियत की खिलवाड़ से नहीं रोका जाएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह मुकम्मल आजादी के लिए अलहदगी की तहरीकें तेज होती रहेंगी। अब बात पाकिस्तान में कोविड-19 के मुसलसल फैलाव की वजह से बेकाबू सूरत हाल की। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में इमरान खान की वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जारी सियासी खींचतान मानी जा रही है। इसी खींचतान में वजीर आजम इमरान खान ने मुआशी बदहाली से परेशान पाकिस्तानी अवाम को राहत पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। लेकिन ये हुकूमती ऐलान पाकिस्तानी अवाम के लिए नई मुसीबत का सबब बन गया। लॉकडाउन तो इसलिए ख़त्म नहीं होना चाहिए अभी क्योंकि वक्ती बीमारी कंट्रोल में नहीं है। पहले तो उन्होंने जो है तो 7,000 मरीज से तब उन्होंने लॉकडाउन लगाया है और उसके बाद जो है तो बीमारी कंट्रोल में थी। जैसे उन्होंने लॉकडाउन नरम किया फिर बीमारी ज़्यादा हो गई है। हम नहीं चाहते हैं कि अभी भी वक्त है इनके पास, इस बीमारी को एक बार कंट्रोल कर लें, उसके बाद जो है तो लॉकडाउन को खोलें। तकलीफ़ हम सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं जो दिहाड़ी वदार हैं, लेकिन है कि हम खुद चाह रहे हैं कि ये बीमारी किसी से कंट्रोल हो कि हम आज़ादी से घूम सके, फिर सके, कोई घर के लिए कोई रोटी पानी तो कर सके। कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर पाकिस्तान में बाशऊर शहरी लॉकडाउन बरकरार रखने पर जोर देते रहे, लेकिन पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की तानाशाही हुकूमत की जानिब से सिंध समेत चारों सूबों में लॉकडाउन की मुखालफत करते हुए मस्जिदों, बाजारों और दफातर को खोलने की इजाज़त दिए जाने से हालात मजीद खराब हो चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान में मुआशी बदहाली से अजीरन अवाम में बढ़ती बेइत्मीनानी को दबाने के लिए वजीर आज़म इमरान खान ने 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का दिखावा किया। मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करते हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है
तो इसका मतलब सारी चीजों की अब कीमतों को नीचे आना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से पेट्रोल और डीजल समेत महंगाई में कमी के खोखले दावे पाकिस्तानी अवाम को कोई राहत तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन मुसीबत का सबब जरूर बन गए, क्योंकि पाकिस्तान में हस्ब दस्तूर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के हुकूमती ऐलानात से पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के नाम पर काला बाजारी तेज हो गई। महंगा करने के चक्कर में ये दोबारा पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता करके परेशान कर रहे हैं आवाम को। 3 पंप पे गया, 3 पंप पे पेट्रोल नहीं मिला। पेट्रोल लेने के लिए हम तकरीबन मैं 5 किलोमीटर दूर से आया हूँ और पेट्रोल हमें यहाँ बिल्कुल मैसर नहीं है, और जो लोग पेट्रोल दे रहे हैं वो 160 रुपए 150 रुपए इसके हिसाब से पेट्रोल दे रहे हैं। खस्ता हाल मईशत से दो चार पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से गुज़िश्ता कई महीनों तक लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह मुतासिर रही रोजमर्रा जिंदगी ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों का कहना है कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में सबको अदलो इंसाफ, रोजगार और सस्ते मकान देने के वादे करके इख्तिदार में आई, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। गवर्नमेंट ने जो वादे किए वो पूरा ही नहीं किए। हम गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए, लिहाजा हमारी मदद की जाए। हम ठेले लगाने वाले लोग हैं। आप टीवी पे बोल देते हैं कि छोटे तबके का साथ देंगे, कहाँ है? हम ढूंढ रहे हैं। कुछ भी नहीं आ रहा है। आप चले मलिर खोखरा पार्क में, आपको दिखाऊं, ऐसे घर है, कुछ भी नहीं है, फाके पड़ रहे हैं वहाँ पे। पता नहीं कहाँ बांट के जा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि इतना राशन बांट दिया, इतना राशन बांट दिया। जहाँ देना है वहाँ तो दो मेरे भाई। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत में वजारत खजाना पर IMF का शिकंजा है और इसकी वजह से पाकिस्तान में गरीब दुश्मन मुआशी पॉलिसियाँ मुसल्लत की जा रही हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कारोबारी तबके से लेकर सियासी और समाजी हलकों तक में गो इमरान गो के नारे लग रहे हैं, क्योंकि जून महीने में ही पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत नया सालाना आम बजट पेश करने वाली है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में चीनी बहरान घोटाले में फंसी इमरान खान की हुकूमत में बढ़ती बौखलाहट का। पाकिस्तान में शुगर मिल्स माफिया के साथ गठजोड़ को लेकर शदीद फजीहत से बौखलाई इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन जमातों को ही फंसाने की साजिशें कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इमरान खान हुकूमत की मैं ना मानू की तानाशाही जहनियत। पाकिस्तान में जब से चीनी बहरान घोटाले में मुश्तरका कमीशन की जानिब से फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई है और रिपोर्ट में वजीर आजम इमरान खान की वफाकी काबीना में शामिल कुछ वज़रा समेत PTI के अमीर तरीन लीडर जहांगीर तरीन के नाम सामने आए हैं, उसके बाद से इमरान खान की हुकूमत को शदीद फजीहत से दोचार होना पड़ रहा है। इस फजीहत से बचने के लिए इमरान खान की हुकूमत अब हिज़्ब इख्तिलाफ की दोनों बड़ी जमातों के खिलाफ नैब में मामला दर्ज कराने की धमकियां दे रही है। 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। सिंध की सूबाई हुकूमत ने भी 4.1 अरब रुपए की सब्सिडी अप्रूव की थी। उसके भी जितने मामलात हैं उन तमाम चीज़ों को नैब के हवाले किया जा रहा है। हम अपने भी 1 साल की एक सूबे की हुकूमत की दी हुई सब्सिडी को नैब में भेज रहे हैं। सलमान शहबाज की माँ के ऊपर 20 अरब रुपए की सब्सिडी उनके अवाम को लगा दी है। ये वजह होती है जब आप अपने जाती मुसाहिबीन और मुलाजमीन को वज़ीर आज़म बना दें तो फिर अन्नी लुट मच जाती है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को सिर्फ धमकियां ही नहीं दी जा रही हैं, बल्कि उनके लीडरान की नैब में तलबी के जरिए मीडिया ट्रायल का सिलसिला भी उरूज पर पहुंच गया है। लेकिन अपोजिशन जमातों के लीडरान नैब में अपनी दोबारा तलबी के दिखावे को पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने का तानाशाही हरबा करार दे रहे हैं। चीनी 52 रुपए से 90 रुपए किलो कैसे हुई? वो कौन चोर हैं? वो कौन डाका डालने वाले हैं जिनकी इमरान नियाजी ने मदद की, वजीर आला पंजाब ने मदद की और 300 अरब रुपया गरीब आवाम की जेबों से निकाल के उन्होंने अपनी तिजोरियों में भर लिया।
اس سے پہلے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور PML نواز کے سینئر پارلیمانی لیڈر شاہد خاقان عباسی کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر اور سندھ صوبے کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو بھی نیب نے مبینہ کرپشن کے مختلف معاملات میں پیشیوں کے لیے طلب کیا، لیکن پاکستان میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی وجہ سے نیب میں پیش نہ ہونے پر جس طرح سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائش گاہ پر چھاپے مارے گئے، اس کے بعد شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت حاصل کرنی پڑی۔ ہر روز طلبی، اتنی گھٹیا سوچ، اتنی بدنیتی کہ 28 مئی کا وارنٹ اور 2 جون کو طلبی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر جو کیس کیا ہوا تھا، جو ہائی کورٹ سے شہباز شریف صاحب کی بیل ہوئی، سپریم کورٹ میں چیلنج کی، نیب نے پچھلے دروازے سے بھاگ گئے جب چیف جسٹس نے کہا کہ شہباز شریف ان تمام منصوبوں میں اچھے بچے کا کردار ادا کر رہے تھے، لیکن کیونکہ سیاسی انتقام کی پیاس نہیں بجھتی، شہباز شریف کے خوف میں اس وقت پوری حکومت اور کرائے کے ترجمان مبتلا ہے، وزیر اعظم جس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ PML نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے لندن میں علاج کرانے گئے پارٹی کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تصویروں کو لے کر پروپیگنڈا کرنے والے وزیر اعظم عمران خان کو نیب کے ٹرائل کورٹ میں 22 جون کو شہباز شریف کے خلاف کرپشن کے ثبوت پیش کرنے کا چیلنج کیا، ورنہ جھوٹے الزامات پر وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ ایک تصویر نواز شریف کی آتی ہے، ایک تصویر، اللہ تعالیٰ جس کی عزت رکھے اور جس کو زندگی دے۔ پوری حکومت کابینہ میں ڈسکشن ہوتی ہے، پوری حکومت کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ تو میں چیلنج کرتی ہوں کہ 22 جون 2020 کو کورٹ نے بلایا ہے، جب آپ نے شہباز شریف پر الزام لگایا 3 سال پہلے، آپ کو کورٹ نے بلایا، عمران صاحب الزام لگایا تھا تو جواب جمع کرائیں، ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کرائیں، اور اگر آپ نے جمع نہیں کرائیں آپ جھوٹے قرار دے دیے جائیں گے، اور جب جھوٹا قرار ہو جائے تو صادق اور امین نہیں رہا جاتا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستانی پارلیمنٹ اور سینٹ میں کووڈ-19 سے پیدا شدہ بے قابو صورتحال اور سٹیل ملز جیسے قومی اداروں سے سرکاری ملازمین کی برطرفی جیسے تانا شاہی فیصلوں کو لے کر عمران خان کی حکومت کو پرزور سیاسی مذمت سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی عمران خان کے اشاروں پر انتقامی جنون میں اپوزیشن جماعتوں کو خوف و ہراساں کرنے کے لیے تانا شاہی حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، پاکستان میں کووڈ-19 کو کیمیائی جنگ بتا رہے شدت پسند لیڈران۔ اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ کا، خبریں پاکستانی اخباروں سے سیگمنٹ میں پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر سرسری نظر ڈالنے کا۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے فیصل آباد شہر میں آئل ریفائنری فیکٹری میں بوائلر پھٹنے کی وجہ سے پیش آئے دردناک حادثے کی خبر اخباروں میں سرخیوں میں چھائی رہی۔ خبروں کے مطابق فیصل آباد کے جھنگ روڈ پر مقیم فیکٹری میں ہوئے زبردست دھماکے سے ہر طرف آگ پھیل گئی، لہٰذا اس حادثے میں 5 ملازمین نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اور شدید طور پر زخمی حالت میں 2 ملازمین کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا۔ سول ڈیفنس محکمے کے حکام نے بتایا کہ حادثے کے وقت آئل ریفائنری میں 1 لاکھ لیٹر سے زیادہ آئل اور 1 درجن ملازمین موجود تھے۔ پاکستان میں رہائش پذیر امریکی بلاگر سنتھیا ڈی ریچی کی جانب سے حزب اختلاف پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 اعلیٰ لیڈران پر بدچلنی کے الزامات لگائے جانے کی خبر کو اخبارات میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق امریکی بلاگر سنتھیا ریچی نے
पाकिस्तान के साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक पर जिनसी ज्यादती और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम शाह पर ऐवान सदर में छेड़छाड़ करने के इल्जामात लगाए हैं, लेकिन पीपीपी के तीनों लीडरों ने इन इल्जामात को झूठा बताते हुए पार्टी की सियासी साख खराब करने की साजिश बताया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक ने तो इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में सिंथिया रिची के खिलाफ 50,000 अरब रुपए के हर्जाने का दावा भी कर दिया है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के रिहायशी इलाके में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने की वजह से जानो माल को पहुंचे शदीद नुकसान की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक ये हौलनाक हादसा कराची के लियारी इलाके में पेश आया। हादसे के मकाम पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बताया कि बिल्डिंग बेहद खस्ता हाल में थी और इस हादसे में एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। मुकामी इंतजामिया और सिंध सूबाई हुकूमत ने हादसे की पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। पाकिस्तानी अखबारों में PIA तैयारे हादसे में जाँ बहक इंजीनियर अहमद मुस्तफा के भाई की जानिब से नाकाबिले शनाख्त लाशें लेने के मुतासरा खानदानों पर बढ़ते दबाव के इंकशाफात को सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक मरहूम इंजीनियर अहमद मुस्तफा के भाई ने बताया कि बासर अफराद उसे और उसके वालिद को धमकियां दे रहे हैं कि वो कराची यूनिवर्सिटी की DNA रिपोर्ट तस्लीम कर लें और मुर्दाखाने में पड़ी 2 नाकाबिले शनाख्त लाशों में से एक को अपने भाई की लाश मानकर आखिरी रसूमात अदा कर लें। काबिल गौर है कि 22 मई को कराची में हुए PIA तैयार हादसे में 97 अफराद मारे गए थे और मुतासरा खानदानों को उनकी मैयतें अभी तक नहीं मिल पाई हैं। आखिर में बात कोविड-19 जैसी महामारी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान में लगाए गए लॉकडाउन को लेकर जारी सियासी खींचतान की, क्योंकि पाकिस्तान में हिज़्ब मुखालिफ पार्टी PPP की सिंध सूबाई हुकूमत ने सबसे पहले अपने सूबे में लॉकडाउन लगाया और वो अब भी पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर जोर दे रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत और शिद्दत पसंद तंजीमें कोविड-19 और लॉकडाउन के बारे में आए रोज मुतनाज़िह बयानात दे रहे हैं। आपको पता है हमारा जो अभी भी जो तबका जो बड़ी तकलीफ में है, ये जो हमारे 3 महीने गुजरे हैं, उनकी आवाज़ नहीं है, लोग उनको सुन नहीं सकते, वो जा नहीं सकते। उनके पास तो हो सकता है फ़ोन्स ना हो कि अपने वो बुरे हालात टेलीफोन के ऊपर करके वो लोगों तक पहुँचाएं। तो बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ, वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ पहुँचाई हमारे निचले तबके। पाकिस्तान में कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की मुखालफत में वजीर आजम इमरान खान ने इस तरह की बयानबाजी 1 जून को NCOC यानी नेशनल कमांड ऑपरेशनल सेंटर के इजलास से खिताब में की। वजीर आजम इमरान खान के इस तरह के मुतनाज़िया बयानात की वजह से पाकिस्तान में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे SOP की लोग धज्जियां उड़ाते रहे। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदाना और कारोबारी तबका लॉकडाउन में मसाजिद और दुकानें खोलते रहे, लेकिन अब तो शिद्दत पसंद तंजीमों ने कोविड-19 को केमिकल वॉर बताते हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों पर अमेरिका परस्ती और माली घोटालों के इल्जामात लगाने तेज कर दिए हैं। इस बात और इस बहस में वबा है या केमिकल वॉर है, क्योंकि इस पर इस वक्त डिबेट शुरू हो गई है कि हर दौर के अंदर जदीद हथियार के जरिए जंग लड़ी जाती है। अफगानिस्तान के अंदर अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद 40 ममालिक की अफवाज को इस्तेमाल करने के बावजूद अगर आलम तब्दील तो नहीं किया, कहीं अब हथियार के तौर पर यह केमिकल वार तो नहीं हो रही, इस बहस में जाए बगैर कि कोरोना कुदरती है या केमिकल वार है, कोरोना मौजूद है। कोरोना के हवाले से जो लड़ाई है, मैं समझता हूं कि उसमें बैरूनी आकाओं को खुश करने की जंग है। जाहिर है कि जब
ایک بہت بڑے سافٹ ویئر کمپنی کا مالک وزیر اعظم پاکستان کو فون کر کے اس بات پر تفتیش کا اظہار کرے گا کہ پاکستان اندر مر رہی ہے اور پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی، بجائے اس کے کہ مبارکباد پیش کی جاتی، ایک بہت بڑے سافٹ ویئر کمپنی کا مالک یہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ پاکستان کے اندر کرونا کے مریض کیوں نہیں بڑھ رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بڑے بڑے کمپنیوں کے مالکوں کو اور کرونا پر جو لوگ نئی اپنی تجارت کرنا چاہتے ہیں، کرونا کے اندر دنیا کے اندر ایک نئی معاشی پالیسی دینا چاہتے ہیں، WHO نے یہ کہا کہ کرونا قوت مدافعت کے ساتھ لڑتی ہے، جس کی قوت مدافعت اسٹرانگ ہے کرونا سے بچ جاتا ہے۔ اب میں اس پر ہنسوں یا روؤں، اپنی بدقسمتی کہوں یا خوش قسمتی، کہ 70 سال میں پاکستان اور بالخصوص سندھ کو جو آب و ہوا ملی، ہماری زمینوں میں جو پانی چھوڑا گیا، شہر کا پانی کھیرتھر اور رائس کینال میں گندگی کا جاتا ہے، وہی زمینوں میں جاتا ہے، اسی سے ہماری فصلیں ہوتی ہیں اور وہ فصلیں ہم کھاتے ہیں، گندی آب و ہوا میں ہم گزارا کرتے ہیں۔ ہمارے پینے کا پانی جیکب آباد کے اندر کون سا ہے؟ 70% پانی میں زہر ملا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کو عرصے دراز سے کوئی ایشو نہیں مل رہا تھا جس پر وہ اپنے الیکشن کے اخراجات نکال سکیں، کوئی فلڈ نہیں، کوئی ڈیزاسٹر نہیں، پریشان تھے ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کے الیکشن کے اخراجات کہاں سے پورے کریں، لہذا انہوں نے کرونا کو بہانہ بنایا، اربوں روپے وزیر اعلیٰ سندھ نے قومی خزانے سے نکالے، نہ ڈاکٹروں کو کٹس مہیا کی گئیں، نہ ڈاکٹروں کو سامان مہیا کیا گیا۔ 1008 ملین سے زائد رقم پہلی کھیپ میں اور پہلی قسط میں راشن کے مد میں نکالی گئی، 1008 ملین پہلی قسط میں راشن کے مد میں نکالی گئی اور جاری کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔